की खोज का जो प्रसंग है इस पे चर्चा करने जा रही हूँ। इसमें जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी उसमें है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद और मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी का आगमन। इसके बाद दूसरा आप पढ़ेंगे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, और फिर तीसरा पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। अब बच्चों इसमें पहले बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध से घटनाक्रम शुरू होती है कि प्रथम विश्व युद्ध जब पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भारत पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का पूरी तरह से इसमें उपयोग किया और नए नए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए जो भारतीयों के बड़े प्रतिकूल थे। प्रतिकूल यानी उनके अनुकूल नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वाधीनता में सक्रिय थी, कार्यरत थी, अपने विचारों में टकराहट के कारण दो भागों में बट गई थी। और वे दो भाग थे, नरम दल और गरम दल। आप इतिहास में पढ़ते भी होंगे, नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो गरम दल के नेता में जैसे सुभाष चंद्र बोस आते थे और चंद्रशेखर आज़ाद आते थे, मतलब जो थोड़े आक्रोश स्वभाव के थे और उनका मत था कि आज़ादी हम हिंसा के रास्ते से नहीं पा सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें अंग्रेज़ों के समक्ष हिंसा का प्रदर्शन करना होगा। और गांधी जी नरम दल के समर्थक थे। अब आगे क्या होता है कि विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है तो विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को इस बात की आशा थी कि अब सरकार जो है कुछ सही तरीके से पेश आएगी, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेज़ों के कहने के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में अपना भरपूर योगदान दिया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। वो उसी प्रकार का दमनकारी कानून लाते गए और चलाते गए। उन्हीं में से एक दमनकारी कानून था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा दिया, जिसमें बिना कोई कारण बताए, पुलिस या न्यायालय के बिना किसी आदेश के भी सरकार को किसी को भी गोली मारकर हत्या करने का अधिकार था। अब क्या हुआ? अब ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय हो गया कि किसी को भी आप बिना बताए, कारण बताए और बिना थाने पुलिस के और बिना कानूनी कार्रवाई के आप सीधे मार दीजिए। तो इसका विरोध हुआ बहुत। लेकिन स्थिति क्या थी? भारत में निरंतर गरीबी बढ़ रही थी और जो है जीवन शक्ति जो है, लोग कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास आय के साधन खेती किसानी ही एक माध्यम था और उसमें और अन्य कोई स्रोत के माध्यम थे नहीं। तो इसलिए लोगों में गरीबी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही थी। लोग बहुत गरीब लाचार हो रहे थे। किसान वर्ग हमेशा भयभीत रहता था। मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं थी। यहाँ तक कि मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग भी लाचारी का जीवन बिता रहे थे। ऐसे में क्या हुआ? गांधी जी का आगमन हुआ। जिस समय भारत की आशाएं टूट चुकी थी तो गांधी जी ने उनको मतलब जनता की भाषा बोलने वाले थे, लोगों के हमदर्द थे, लोगों की बात समझते थे और सत्य से जुड़े हुए थे, निर्भय थे, अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात रख पाते थे। तो ऐसे में उनको क्या हुआ कि गांधी जी के आने से लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ। गांधी जी क्या करते थे? लोगों को गांधी जी ने प्रेरित किया, कहा कि देखो सत्य के मार्ग पे चलो और निर्भय, डरो मत। अगर डरोगे तो ये अंग्रेजी शासन जो है आपको और अधिक डराएगी। तो इसलिए उन्होंने सभी को क्योंकि उन लोग वो देख रहे थे कि अंग्रेज़ों का व्यापक दमनकारी, दमघोटू भय सेना में, पुलिस में, खुफिया विभाग में, अफसरों में, जमींदारों में, साहूकारों में, बेकारी और भुखमरी का हमेशा मतलब भय सताता रहता था लोगों को। लोगों ने जब गांधी जी ने इस प्रकार का आह्वान किया तो लोगों में के मन में मनोवैज्ञानिक बदलाव हुआ। लोगों ने क्या किया? भय का त्याग कर दिया
और गांधी जी के साथ काम करने लगे। और जब झूठ और लुक छिप का काम करने की ज़रूरत कम महसूस होने लगी तो उनके विचारों में व्यापक परिवर्तन आया। वे लगन से काम कर सके और यही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। फिर क्या हुआ, जब गांधी जी का कार्यकाल आया तो गांधी जी बहुत सक्रिय हुए और कांग्रेस भी बहुत सक्रिय हुई। अब कांग्रेस के सक्रिय होने का परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी ने कांग्रेस में प्रवेश करते ही संविधान, जो कांग्रेस का संविधान था, उसमें बदलाव ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन वाला बनाया, मतलब सभी उसमें सम्मिलित हो सके। उन्होंने अपने आंदोलनों में मजदूरों, किसानों को भागीदारी का आवश्यक समझा, क्योंकि उनका मानना था कि यदि आम जनता स्वतंत्रता हेतु कदम नहीं उठाएगी तब सरकार सजग नहीं हो सकती है। मतलब जब हम सरकार को सचेत करेंगे, हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, तभी सरकार सचेत होगी, तभी हमारे प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा। तो गांधी जी की सक्रियता का जो गांधी जी ने दोहरा आह्वान किया। गांधी जी ने क्या किया, संगठन का एक लक्ष्य निर्धारित किया और एक आधार। ठीक है, उनका गांधी जी के संगठन का लक्ष्य जो था, या जो उनका संगठन था, उसका मुख्य बिंदु क्या थे, लक्ष्य और आधार। यह सक्रियता के विरुद्ध लड़ना, यह सक्रियता मतलब दोहरी थी और एक विदेशी शासन को चुनौती देने के लिए नीतिपूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और दूसरी सक्रियता क्या थी, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ना। मतलब एक तो उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष बहुत सारी चीज़ों का मतलब अपनी बातें रखी और बड़े पुरजोर तरीके से रखी, और दूसरे उन्होंने अपने जो आबादी में जो जन समूह में जो एक कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया। जैसे छुआछूत था, दलितों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, ये सब खत्म करने के लिए गांधी जी आगे आए। गांधी जी की कार्य पद्धति कैसी थी, ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजी सत्ता पर वार करना चाहते थे। उन्होंने सरकार की बुनियादों पर चोट की और लोगों को कहा कि अपनी पदवियां छोड़ दें। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत में जो इतना प्रभावित करती है वो बेहद उपहासास्पद है, मतलब हंसी के पात्र बनते हैं ये लोग, और लोगों को शर्मनाक लगने लगी। जो भी अंग्रेज़ों के समर्थन में या अंग्रेज़ों के विचारधारा के अनुरूप चलते थे या उनकी वेशभूषा धारण करते थे तो लोग उनको हंसी उड़ाते थे कि बहुत अंग्रेज़ बनने चले हैं। आज भी लोग बहुत सारे बातों में कहते ही हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा लोगों को कि सादा जीवन बिताना चाहिए। अब कांग्रेस के पुराने नेताओं में एक काफ़ी रोष था, रोष यानी क्रोध। तो कांग्रेस के पुराने नेता जो निष्क्रिय परंपरा में पले थे, अपनी विचारधारा को महत्व देते थे, उन्हें गांधी जी के तौर तरीकों से परेशानी होने लगी। जैसे क्या होता है, कोई नई चीज़ कोई व्यक्ति सिखाना चाहता है तो सीखने वाले को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में कई बार वही चीज़ें उसके जीवन के लिए लाभदायक हो जाती हैं। तो गांधी जी की भी विचारधारा जो पुराने पंथी कांग्रेसी थे उनको अच्छी नहीं लग रही थी। तो आम जनता का सरकार का विरोधी होना भी उन्हें अधिक न भाया, लेकिन वे इसे रोक ना पाए। भारतीयों की निष्क्रियता को गांधी जी हमेशा समाप्त करना चाहते थे और वे चाहते थे कि लोगों के विचार बदल जाएं। उन्होंने अपने कर्म का संदेश देहातों तक भी पहुंचाया। देहात तक भी वो जाते थे, गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, किसानों को झकझोरा। और नेहरू जी का कथन था कि वो पहली बार गांव में उन्होंने ग्रामीण जनता को इतने निकट से देखा। गांधी जी की जनता को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि जनता उनके साथ रहे। गांधी जी की नैतिकता क्या थी कि धर्म प्राण व्यक्ति थे। वे अंतर्मन की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी किसी भी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से उनका कोई संबंध नहीं था। वे नैतिक नियमों में विश्वास करते थे, जैसे हमारे नैतिक नियम है, सत्य है, हिंसा है, या लोगों के प्रति करुणा है, दया है, सौहार्द की भावना है, सद्भावना है, ये सारी चीज़ों पर वो विश्वास करते थे। तो इस तरह से उन्होंने
इसीलिए जो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए थे उसमें सत्य और अहिंसा को स्थान दिया था, और सत्य और प्रेम उनका नियम था, और सत्य और अहिंसा के आधार पर उन्होंने अपनी कार्यविधि निर्मित की थी। वो जो भी कार्य किसी भी से भी करवाना चाहते थे उसे वो पहले क्या करते थे, अपने जीवन में ढालते थे। उनकी कथनी और करनी का बहुत गहरा संबंध था, जैसे हाथ और दस्ताने का होता है। गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था? तो गांधी जी के सपनों का भारत था, वो कहते थे कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह देश उसका है और निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें ऊंच नीच का वर्ग नहीं होगा, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां समभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत, नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होगा। वे ऐसे भारत की परिकल्पना करते थे। फिर गांधी जी ने क्या किया, सांस्कृतिक विरासत जो उनकी थी उसके विराट स्वरूप, मतलब भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप को उन्होंने छोड़ा नहीं। जबकि कई बार वो विदेशों में गए, विदेशों में उन्होंने रहे, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने समझा बूझा, लेकिन भारत आने पर उन्होंने फिर भारतीय संस्कृति को ही अपनाया। वे भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत विराट रूप में मानते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को सार्वभौमिक अर्थात सबके लिए समान रूप देना चाहा। सत्य के घेरे में सबको शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखित रूप में लिखा है कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है ना इस्लाम है, बल्कि ये पूरी तरह से कुछ और है, और ये समझो कि जीवन जीने की एक कला है भारतीय संस्कृति। तो आधुनिक विचारों से प्रभावित होने के बावजूद भी गांधी जी ने अपने सांस्कृतिक विरासत को या विचारों को नहीं छोड़ा था। लोगों का सम्मोहन बहुत अधिक था उनके प्रति। गांधी जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा था कि हर आँखों के हर आंसू को पोंछ लो, अर्थात सभी के दुखों को दूर कर दो। उन्होंने भारत की गरीब जनता को अपने साथ मिलाया और जनता उनकी ओर ऐसे सम्मोहित हुई जैसे लोहे के साथ चुंबक। जहाँ गांधी जी कह देते थे और जो भी या आंदोलन शुरू करते थे सब उसमें जुड़ जाते थे। यहाँ तक कि अपने स्वेच्छा से पैसा दे करके भी लोग जुड़ जाते थे, उसमें आंदोलन को सक्रिय करते थे। तो इस तरह से उनके जो अतीत के साथ उनका जो बहुत गहरा संबंध था, और उन्होंने केवल अपने अनुयायियों ही नहीं अपने विरोधियों के साथ भी चलना चाहा था। गांधी जी का जो प्रभुत्व था वो कांग्रेस पर बहुत अधिक था। मतलब एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस और गांधी दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही व अनेक पक्षीय संगठन था। इसमें तरह तरह की राय होती थी जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता था। कई बार तो गांधी जी अपने विरुद्धों के जो उनके निर्णय होते थे या उनके विरुद्ध निर्णय जो होते थे उन्हें भी स्वीकार कर लेते थे। सरकार के विरुद्ध बार बार संघर्ष। गांधी जी क्या करते थे कि सन 1920 तक जब नेशनल कांग्रेस काफ़ी हद तक गांधी जी की नीतियों को अपनाकर बार बार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, तो एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग की नीति अपनाई गई। इस दौरान लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन इनसे शक्ति भी मिलती है। तो इस तरह से बच्चों ये गांधी जी के बारे में और कांग्रेस संगठन के बारे में जो आपसी संबंधों पे बताया गया है।